चैप्टर है, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। आया पेपर में तो 2 या 4 नंबर का, पर 4 4 अटेम्प्ट में दिखता भी नहीं। पर ऐसा तो नहीं कर सकते ना नहीं करे, क्योंकि नहीं करा तो दिख जाता है बेटा। सर याद करो इंट्रोडक्शन चैप्टर। और ना 30 मई तक ना बच्चों, अपना ना जितना पेंडिंग है ना उसको काफी खत्म कर लेना। जून में क्लासेस बहुत ज्यादा चलेंगी। मतलब मेरा टारगेट है जून में बहुत ज्यादा ऐसे कराने का, पूरा प्लान बताऊंगा पर वो। पर थोड़ा सा अपना जो जो पेंडिंग है ना, थोड़ा सा प्लान है थोड़ा। हाँ ठीक है। वेकेशन टाइम है बेटे, वेकेशन टाइम पे क्या होता है, पढ़ाई ज्यादा पढ़ाएंगे ना, वही तो मौका होता है। अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है? क्या मैं इससे प्रीवियस ईयर बोल सकता हूँ? प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही होता है। प्रीवियस ईयर में इंसान क्या करता है बच्चे? अर्न करता है। ऐसा ही होता है ना। और अगले साल को क्या बोला जाता है? असेसमेंट। उस साल में क्या करा जाता है? यू असेस द इनकम। और आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि एक डेट मैंने आपको बताई थी, 31 जुलाई 26। इस दिन आप क्या भरते हैं? बहुत अच्छी बात है, रिटर्न ऑफ इनकम। और एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपके रिटर्न में लॉस होता है तो उसको रिटर्न ऑफ लॉस भी बोला जाए। अगर कोई बोलते ना रिटर्न ऑफ लॉस, अगर तुम्हारे किसी भी हेड में लॉस है, ऐसा नहीं ओवरऑल जीटी है लॉस में, ये नहीं, किसी में भी जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 40 हजार का लॉस है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिटर्न ऑफ लॉस। मुद्दे की बात नहीं है इतनी। तो हमने अभी तक टैक्स में ये सीखा कि एक इंसान प्रीवियस ईयर में अर्न करता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो जॉब में है, तो कह सकता हूं April 25 का पैसा कमा लिया उन्होंने, है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे कमा लिया भाई। लेकिन इसकी डिटेल कब दी जाएगी? अगले साल में, अगले साल जुलाई में सरकार को रिटर्न भरी जाती है। यानी कि सबमिट करा जाता है, जी हमने जी 25 26 में ये कमाया। ये सब बच्चों को पता है ना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने आपने कमाया प्रीवियस ईयर में? वो फ्लो ही हट गया है। अभी तो मैंने माहौल बनाया था कितना खतरनाक पढ़ने का। एक सेकंड ऐड है, ये कह रहा है ये टिक। अच्छा स्किप के लिए कह रहे थे, सॉरी मुझे लगा कि उधर ऐसे क्लिक, सॉरी। आपने मोटिवेट कर दिया पढ़ने की बात। गुड। हाँ चला गया है। चलिए आइए, ठीक है। अभी साथ साथ बना रहे थे बच्चे, साथ साथ बना लो बच्चे। 1 4 25, 31 मार्च 26, 31 मार्च 27। प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में वी असेस एंड यू कैन से एंड सबमिट, सबमिट द डिटेल। क्यों जी, यही होता है ना बच्चे। और उसको क्या बोला जाता है? ROI। लेट सपोज मैंने कब भरा? 31 जुलाई 26। आप मुझे बताइए, आप टैक्सेस कब पे करेंगे? कमा रहे हो तुम 25 26 में, एग्जैक्टली exactly। यानी कि टैक्सेस जो पे करे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर में करे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर को एक बार मार्क कर देता हूं। ये प्रीवियस ईयर है आपका। तो क्या मैं बोल सकता हूं टैक्सेस आर पेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? क्या आप मुझे बता सकते कैसे पहुंचेगा सरकार के पास टैक्स? एग्जैक्टली exactly। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी सपोज करो जॉब लगी बच्चे, अब तो तुम सैलरी बहुत अच्छे से समझते हो।
अप्रैल 25 में तुम्हारा, आई मीन 25-26 में तुम्हारा पैकेज था 12 लाख का, हर महीने का कितने का हुआ, 1 लाख का। ठीक है, तो 12 लाख की अगर तुम्हारे साल की इनकम है, मान लो कि उसके ऊपर पूरे साल का टैक्स कितना है, 240। तुमने कमाया कितना अगर मैं बोलूं, 12 लाख। और मैं आपको बोल रहा हूं आप अभी हो अप्रैल के महीने में, पर क्या कंपनी को नहीं पता मैंने तुम्हें 12 लाख देने हैं, पहले से पता होता है, सैलरी डिसाइडेड होती है, यानी कि मैंने तुमको कितने देने हैं, 12 लाख। ठीक है, उस पर टैक्स कितना है कंपनी पहले से नहीं निकाल सकती, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, अप्रेजल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पर क्लोज तो होगा ना थोड़ा बहुत तो मैंने टैक्स वैक्स निकाला आपका, वही स्लैब रेट लगा लोगों के, और कितना आया, 240। तो एक साल का टैक्स कितना हो गया, 240, महीने का कितना, 20,000। अब आप ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, सरकार कहती है 1 लाख मत दे, 1 लाख में से हर महीने का 20,000 काट भी ले। ठीक है, तो 20,000 इधर मैंने सरकार को दे दिया, आपको कितना दे दिया, 80,000। इसको क्या बोला जाता है, ये जो 20,000 दिया उसको टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भारत देश में आप कोई भी इनकम कमा लो जी, अगर आपने बैंक में एफडी कराई है, इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कट जाता है। हम यहाँ का किराया दे रहे हैं, किराया मेरे को देना तो टीडीएस काट के देना है। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल ऑडिट करता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। आपको टीडीएस चैप्टर में 7 से 8 लेक्चर लगेंगे, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे लॉटरी इनकम हो, जो मर्जी आपका मन करे आप बोल देना, उसमें मैं आपको टीडीएस दिखा दूंगा। बस गुड्स पे कम हो। जैसे तुम मैकडोनल्ड्स में गए, तुमने खाना खाया, तुम क्या टीडीएस काट रहे, तुम रेस्टोरेंट में जा ना, जीएसटी होता है वो तो वही चार्ज करे, टीडीएस होता है कि मैं आपको जब पैसा दे रहा हूं तो उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे। वेन यू गो टू मैकडोनल्ड्स, 50 रुपए का बर्गर, 5 रुपए का जीएसटी, 55 रुपए में से तुम कुछ होल्ड करते हो, ये सरकार को देने जा रहा हो, नहीं, यानी कि कोई टीडीएस। पर जब तुम नौकरी करोगे, आपकी कंपनी ने आपको 12 लाख देने थे, सोच के देखना, दोबारा उसी कॉन्सेप्ट पे ला रहा हूं, आपको टोटल कितने देने थे, 12 लाख। हर महीने का टीडीएस कितना हो गया था, 20,000। साल का कितना हो गया, 240। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, बैंक अकाउंट में कितना आएगा, पूरा 12 नहीं आएगा, 12 में से 240 हो जाएगा, 960 आ जाएगा। इसका मतलब टैक्सेस जो पे करे जाते हैं, सबसे पहला तो होता है बच्चे टीडीएस। सबमिट, सबमिट मतलब रिकॉर्ड सबमिट करो। ठीक है दोस्त, आप मुझे बताइएगा, एक ना टीसीएस होता है, ये क्या होता है मैं अभी नहीं बता रहा, आप सिर्फ लिख लेना टीडीएस एंड टीसीएस, इस पे भी एक क्लास लगती है, हो सकता है एडवांस टैक्स के बाद टीसीएस ही कराऊं। हालांकि मैं उस टाइम पे कराता नहीं हूँ, टीडीएस के टाइम पे कराता हूँ, बट सोच रहा हूँ कि करा दूं तो सही हो जाएगा ना। आगे बात सुन लो, मेरा आपसे सवाल, एडयू जंक्शन ने भी 25-26 में कमाया होगा, तो क्या आपने जब हमको फीस दी तो आपने टीडीएस काटा, तो इसका मतलब अगर मान लो मैं हर महीना, एडयू जंक्शन की अगर बात करूं, हर महीने का प्रॉफिट आपके हिसाब से हायर साइड पे ले लेता हूं, हर महीने का प्रॉफिट 10,000 रुपए, कम से कम 10 लाख। ठीक है, हर महीने का प्रॉफिट 10,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 120। क्या सरकार पे टैक्स पहुंचा, टीडीएस के माध्यम के थ्रू, क्योंकि जो कस्टमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, टीडीएस का मतलब सीख रहे हो, आप क्या काट लोगे टीडीएस, आप समझ रहे हो क्यों टीडीएस आप पे नहीं है, बिकॉज यू आर अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो मेरे पास तो सारा पैसा आ गया, मैंने तो पूरे साल टैक्स भी नहीं दिया, तो सरकार को मैं कब टैक्स दूं, असेसमेंट ईयर में, या कोई और भी कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। हाँ जी, मुझे खुद से जमा करना पड़ेगा, नहीं वो मैं बताऊंगा, बट जैसे मैकडोनल्ड्स है, क्या मैकडोनल्ड्स पे सारा पैसा जो आ रहा है टीडीएस कट के आ रहा है, क्या सब पैसा आ रहा है, उसको खुद से एक टीम बनानी पड़ेगी टैक्स की, एडवांस टैक्स उसका नाम होगा, और उनको पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स।
सर जी ये कैसे पे होता है, क्या होता है, ये तो सारी बात करनी। यानी कि सर ये जो टीडीएस है, ठीक है, कैन आई से इट इज पेड बाय डिडक्टर। डिडक्टर समझते हो? हाँ, जो डिडक्ट करता है। ये इस इंसान ने, ये मैंने खुद थोड़ा ना पे करा होगा। मान लो मेरे पे टीडीएस होता, आप सारे कंपनीजों में आपको ऑडिट सर्विस दे रहा हूं, तो आप मुझे पैसा देते टीडीएस काट के, तो मेरा कुछ ना कुछ कैसे कट जाता टीडीएस से। लेकिन जो मैं खुद जमा करूं उसको क्या बोला जाता है? एडवांस टैक्स। और आप कह सकते हैं इट इज पेड बाय सेल्फ, यू योर सेल्फ हैव टू पे। आपको खुद से जमा करना पड़ेगा। पेड बाय द रिसीवर कैसे? हायर अ टीम, ऑनलाइन जाइए, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हो खुद से, एडवांस टैक्स पे करिए, नहीं करोगे तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगे। सो देयर इज लॉ। बोलो पेड बाय रिसीवर। रिसीवर बोल ले, पर मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, मान लो ये एक इंसान है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने अर्न करा, मिस्टर ए विल सबमिट द डिटेल। मिस्टर ए को जो भी लोग पैसा देते थे वो उसके नाम पे क्या काट देंगे? टीडीएस। और अगर कुछ शॉर्टेज रह गई या नहीं काटा तो उसको खुद से पे करना पड़ा। अरे मान लो हमने एडवांस टैक्स पे करा, फ्यूचर फ्यूचर में हमारा बिजनेस अगर बंद हो गया तो इसमें क्या होगा? तेरे को जो तेरा ज्यादा आ जाएगा ना मेरे पास, मैं तेरे को रिफंड कर दूंगा सरकार के एंगल से। आज के टाइम पे 10 दिन में रिफंड आ जाता है, समझ रहे? तेरा ज्यादा हो गया रिफंड ले ले, कम हो गया पे कर दे, सब हो जाएगा। पैसा होल्ड नहीं करेंगे आपका। तो जैसे लेट हो गया पैसा आने, फिर वो भी देंगे वो। बिल्कुल। क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, पर मैं ब्रॉडर लेवल पे आपको इंस्टीट्यूट का लॉजिक देता हूँ, इंस्टीट्यूट नहीं, सरकार का। गवर्नमेंट कहती है कि तुमने कमाया कब, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर है सारा का सारा, है ना बच्चे? ये प्रीवियस ईयर है, कौन से दिन तक? इस दिन तक तुम्हारी पूरी कमाई पे पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए, जो टैक्स। अगले दिन नहीं जाऊंगा मैं, 1/4 तक नहीं जा रहा मैं। कहीं आप सोचो यहाँ पे आप दे रहे हो पैसा, अगर आप यहाँ दे रहे हो मैं आपको मना नहीं करूंगा, बट दैट्स नॉट एज पर द सिस्टम आई वांट। अगर आप लेट हो गए मैं ब्याज व्याज लगा दूंगा अभी सिस्टम में। बात ऐसी है, आपने अगर अप्रैल में कमाया, खुद सोच के देख लो, आपको क्या लग रहा है सरकार आपको बोलेगी रिटर्न वाले दिन पे कर? 1 साल 3 महीने बाद सरकार कह रही है भाई साहब कि आपने जब अप्रैल में कमाया तो मुझे भी अप्रैल में दे दो ना। किस तरीके से? या तो टीडीएस या तो एडवांस। आपकी प्रोग्रेस कब हो रही है? अप्रैल में, तो सरकार की भी होनी चाहिए। यही तो होता है बेटे, सबका साथ सबका विकास। फिर आरओआई वाले दिन क्या करें? है जी, उस दिन यू आर जस्ट सबमिटिंग द डिटेल्स कि मैंने इतना कमाया, इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना टीडीएस है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या है। एक्सेस निकल गया गवर्नमेंट की तरफ, रिफंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में उतना नेक्स्ट ईयर, नहीं रिफंड, तू रिटर्न भर, हाँ रिफंड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कितना कमाया बच्चे? 12 लाख। साल का कितना कमाया इंसान ने? 12 लाख। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं 12 लाख पे हमने टैक्स कितना निकाला था, एक रफ फिगर ऐसी, 240। भाई 2 लाख रुपए का तो टीडीएस कट गया, कंपनी ने काट लिया, पर कितने का नहीं काटा? तो भाई ऐसा है, चाहे तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे तुम कोई भी हो, मोमोज वाले भैया हो, कोई भी हो, एडवांस टैक्स तो लगेगा। तुमको प्रोविजन नहीं आता तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी कि अगर आपके दिमाग में आएगा सर, आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स जॉब में, क्या आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स को एडवांस टैक्स पता होगा? पता है? बहुत ही रेयर चांस होगा अगर पता है। क्या वो टैक्स में ही नॉलेज है तो सही, बट क्या मैं कह सकता हूँ कितने सारे लोगों को नहीं पता होगा? नहीं पता होगा भाई।
क्या आपके पेरेंट्स एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। अगर टीडीएस नहीं घटा ना, तो लेट मी टेल यू, उनके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है। तो अगर मैं कंपनी हूं, आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मुझे पता है चाहे मैं 1-1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मैं सारा टीडीएस जमा कर रहा हूं, जब कोई टैक्स लायबिलिटी बचेगी नहीं तो एडवांस टैक्स को देना। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली हर बंदे पर एडवांस टैक्स है जो भी कमाता है। इट्स जस्ट लाइक कि जो नौकरी कर रहा है उसका सारा टीडीएस ही कट जाता है, तो उसको वो टच ही नहीं हो रहा वो प्रोविजन। लेकिन अगर उसका गलती से कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा ना, तो उस पर टीडीएस प्रोविजन, उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन है। ठीक है, अब एक बार इसको कट शॉर्ट करते हैं। मुझे बताइएगा बच्चे, अगर 2 लाख दिए तो एडवांस टैक्स कितना जमा करना चाहिए? 40,000। भाई ने पूरी पेमेंट कर दी प्रीवियस ईयर में। आरओआई वाले दिन क्या करेगा ये? पांचों हेड का टोटल दिखाएगा, जिसमें दिखाएगा जी मेरी सैलरी कितनी, 12 लाख। बाकी कुछ नहीं है। जीटीआई कितना, 6 से कुछ नहीं है अभी। टोटल इनकम कितना, 12 लाख। टोटल इनकम पे टैक्स कितना, 240। अब ये दोबारा थोड़ा ना जमा करेगा, ये कहेगा सुनिए तो सही, टीडीएस मेरा माइनस हो गया था 2 लाख, एडवांस टैक्स मैंने जमा करा दिया था, मेरा टैक्स कितना पेबल आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट्स द आइडियल सिचुएशन दैट गवर्नमेंट वांट्स। अब आप बोलोगे सर अगर एडवांस टैक्स जमा नहीं करा होता तो क्या दिक्कत है भाई? टैक्स तो 2.4 लाख ही आता। टीडीएस कितना काटा है? एडवांस टैक्स नहीं है, 40,000 जमा कर दे भाई। बस जैसे ब्याज ले लूंगा, वो ब्याज कैसे निकलेगा वो बाद में बताऊंगा आपको भी आज की क्लास में। बट दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन। आप रिटर्न वाले दिन पेमेंट करने आ रहे हो मेरे को, ये दिस इज नॉट द आइडियल। आइडियल है अभी कमाओ, अभी पे करो, खत्म करो, उस दिन तो सिर्फ रिटर्न सबमिट करो। अब आप में से कोई बोले सर अगर 240 का टैक्स है, टीडीएस कट गया 2 लाख, और मैंने गलती से एडवांस टैक्स 1 लाख ज्यादा, 1 लाख जमा कर दी, कितना ज्यादा है? तो क्या 60,000 का रिफंड आ जाएगा? 100% आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। आ जाएगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट 6% पे दे रही होती है। ये इतना छोटा अमाउंट है कि ये आप डालेंगे आ जाएगा। लेकिन अगर ये 6 करोड़ रुपए होता तो आपका केस असेसमेंट में फंस जाता। सरकार कहती भाई हमारे बैंक से लेके उसके बैंक में डाल रहे, अब तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, देखा छोटा मोटा 20 लाख 50 लाख तक का इनकम है, टैक्स आता है 8-9 लाख रुपए, उनका तो उसी टाइप है। तब पर बताइए, समझ आया बच्चे? अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो अब मैं आपको अगर बताऊं, एक लाइन और यहाँ पे लिख दूं, रिफंड आएगा प्लस साथ में इंटरेस्ट आएगा बच्चे। हाँ जी, @6%। कैसे निकलेगा ये भी सीख लोगे आप, वैसे जरूरत नहीं है, बस सीख लोगे। पर मुद्दे की बात ये है कि इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स। भाई साहब लोगों के 100-100 करोड़ के इंटरेस्ट रिफंड होते हैं। इंटरेस्ट मतलब पैसा अटका होता है 100 करोड़ का, 100 करोड़ पे ब्याज ही बन जाता है 2-4-5 करोड़ का। इनकम तो है ही। आप कहीं क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात ये है जी। सर टीडीएस तो बहुत ही आसान है। जैसे सपोज करो ये सैलरी है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से थोड़ा पोर्शन मैंने ले लिया, तोड़ूंगा नहीं बेटे, आप सोच रहे हो कि मतलब एग्जाम्पल के लिए स्केल ही तोड़ दूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पेन दिखाइए एक बार। ठीक है, मान लीजिए जैसे सैलरी, ठीक है, मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, और मैंने क्या करा भाई, ये तेरी पूरी सैलरी है जैसे कि 100 रुपए, लेकिन इसमें से मैंने थोड़ा सा टीडीएस निकाल लिया और मैंने ये इसको दे दिया 100 रुपए, क्योंकि ढक्कन की जरूरत है नहीं आप। ठीक है ना? और ये जो कैप है ये मैं किसको दे दूंगा? सरकार को। ठीक है, सरकार को ये टीडीएस जमा हो गया, दिस इज द प्रोसेस। पर भाई एडवांस टैक्स तो इसको खुद जमा करना पड़ेगा ना। अब मान लो इसका 2 लाख तो काट लिया मैंने, ये 2 लाख है, कितना बच गया?
40,000 नहीं, ये वाली कैप आप रखिए, नहीं आप मत रखिए, ये वाला आप किसको दे देंगे? आपके सर, नहीं मुझे मत दो, ये वाला आप गवर्नमेंट को दी सर, नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को दे दीजिए, थोड़े ही टाइम रह गया है, इंस्टा से तो हार ही चुके हैं वोटिंग, इंस्टा की वोटिंग तो हार ही गए, ठीक है। तो ये जो ये वाली जो कैप है, ये वाली कैप है, ये हमदान को खुद से जमा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसको एडवांस टैक्स बोल रहा हूं मैं। अब क्या ये पूरा का पूरा कैप एक साथ जमा करेगा? आंसर इज नो। एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करा जाता। जरूरी है, मतलब मैंडेटरी। मैंडेटरी है जी, लॉ बना हुआ है, बीजेपी का, फॉलो नहीं करोगे तो पता है तोड़ फोड़ कर देते हैं बेटे। सर मेरा ढक्कन तो दे दो, रख लिया सर को नहीं दिया। अगर 2 पेन है और 2 ढक्कन है, बताइए टोटल कितने ढक्कन हुए? तीन। दो ढक्कन है, पेन वाला नहीं गिन रहे आप? ठीक है, आप मुझे बताइएगा, 1/4/25, 31 मार्च 26, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, दैट्स फिक्स ड्यू डेट्स, दैट्स 15th of June, 15 September, 15 December, 15th of March। एक साथ नहीं पे करना बेटे, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है सर जी। 3 में तो कर देगा, तो इसमें कोई वर्किंग जब सिखाऊंगा तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये ऑप्शन तू अपनी कंपनी को देगा, वो बोलेगा कि आपको कंपनी से प्यार नहीं है क्या, हमारे बैंक में पैसा पड़ा, आप सरकार के बैंक में क्यों डाल रहे हो? जब ड्यू डेट है तभी पे करते हैं ना। क्या आपका ऐसा होता है घर में बिजली का बिल आ रहा है 5,000, आप कह रहे हो नहीं 15,000 जमा करेंगे, ऐसा करते हैं कि क्यों कंपनी का पैसा आप पहले जमा करो? उसके बाद परसेंटेज लिखते हैं, 15% of advance tax liability, 45% of advance tax liability, 75% of advance tax liability, 100% of एडवांस टैक्स। ये क्या है आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा, आप बस अभी लिखिए ना, बस ड्यू डेट्स और ये सब। कैसे आएगा समझ, मैं समझाऊंगा अभी। पहली इंस्टॉलमेंट 15 को जाएगी, जैसे अभी 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 कौन सा मंथ चल रहा है, अगले महीने पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, सारे कॉर्पोरेट सारे सब लोग अपना पहली इंस्टॉलमेंट जमा करें। अब आप बोलोगे, अब मैं एग्जैक्ट जाता जाऊंगा, पहले मुझे बताइए यहाँ तक नोट कर लिया? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कंपनी में कैसा होता है, ठीक है। देखो परसेंटेज याद करना कोई बड़ी बात नहीं, क्या मैं कह सकता हूं किस चीज का निकल रहा है ये सीखना हमने बच्चे, और ये किस चीज का निकल रहा है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आइए देखते हैं कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ऐसे लिखता जाओ, ड्यू डेट्स फिर दोबारा भी लिखा जाएगा और वो एक बार भी हाँ मतलब आ जाएगा, बार बार ही आता रहेगा। लिख लिया?
क्लियर दिख रहा है ना बच्चों को? क्या लिखना सर हेडिंग? हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, अभी कौन सा साल चल रहा है बच्चे? ओके, और पहली ड्यू डेट कब आनी है? ओ माय गॉड, अभी तो नहीं आई। तो अभी तक किसी ने भी इस साल का एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करा होगा? किसी का मन कर रहा हो जल्दी करते हैं, वो उनकी कॉल है। ये लास्ट डेट होती है, इसके बाद आप 15/6 की जगह 16/6 करोगे तो ब्याज लगा दूंगा आपके ऊपर। तो 15/6 इज द लास्ट डेट। और अभी कौन सी डेट चल रही है? 23rd ऑफ। तो सर अभी तो साल ही खत्म नहीं हुआ। एक कंपनी एंगल से सोचना, जो बिजनेस रिलायंस है, ठीक है, मैं रिलायंस के एंगल से बोल रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके साथ, रिलायंस का एग्जाम्पल है। सर उनका तो पूरे साल का, उनको अपना सेल पता होगा एस्टिमेट होता है सर। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। और क्या वो क्लोज टू एक्चुअल होता है या नहीं होता है? होता। कंपनी को अपने आगे के 10 साल तक की प्रोजेक्शंस बना के बैठी होती है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होती है। कंपनी को पता होता है कि हमारे ये कस्टमर्स के साथ इतने कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है, नए इतने आते हैं, मार्केट ट्रेंड। तो कंपनी को आप बोलोगे ना 5 साल आगे की बैलेंस शीट दे दे, वो बना रखी होगी कंपनी। वो एक्चुअल नहीं होती, बट एक डिपार्टमेंट होता है फोरकास्ट। आपको क्या लग रहा है, अगर आपके अंडर 10,000 एम्प्लॉई हो, यू वुड बी जस्ट लिविंग इन प्रेजेंट कि ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कल खराब हो गया तो क्या करोगे बेटे? यू नीड द श्योरिटी। ठीक है, तो कंपनी के पास एक डेटा होता है। अब मैं आपको एयरटेल का स्पेसिफिक बता रहा हूं, उस डेटा को हम लोग फ्लैश डेटा बोलते हैं। एयरटेल के अंदर फोरकास्ट नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? फ्लैश। और ये कोई लीगल टर्म नहीं है, एयरटेल के अंदर चलता था कि फ्लैश डेटा देते। तो सर 15 जून को, मान लो मैं एडवांस टैक्स में साथ में बैठते थे, 15 जून को कितना परसेंट पे करना है? 15% ऑफ। अब ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? तो अगर मुझे निकालना है एडवांस टैक्स की क्या है, तो मैं और टीम्स के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई पूरे साल का एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेटेड खर्चा सारा बताना। अच्छा कितना एक्चुअल हो जाएगा 15 जून तक? अप्रैल मई जून कहने से ये तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने, ये तो मेरे पास एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल बैड डेट, सब एक्चुअलाइजेशन पर। लेकिन कितने महीने का एस्टिमेटेड होगा? 9.5 महीने। 2.5 हो गए तो 9.5 रह गए ना। एक्चुअल 2.5, 9.5। तो मैं फोरकास्ट टीम पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा 2 महीने के रिकॉर्ड तो मुझे दिख ही रहे हैं, एक्चुअल है वो तो मैं पकड़ लूंगा, 2 महीने की सेल। आगे के 10 महीने की देना मेरे को सेल, कितनी होगी मुझे क्या बताऊंगा कि तेरे को क्यों चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे पूरे एस्टिमेटेड इनकम पे, ठीक है, मेरे को टैक्स जमा कराना है भाई, कितना टीडीएस कट गया माइनस वाइनस करके वो जमा कराना है मेरे को। तो वो कहेगा अच्छा सुन, तो फिर वो मुझे मेरी एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट दे देगा। मैं बहुत गहरा बोल रहा हूं। अगर आप टैक्स से हो तो आपकी जिम्मेवारी प्रॉफिट निकालने की थोड़ा ना है, वो तो तुम अकाउंट स्ट्रीम पे जाओगे बोलोगे नेट प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो? ये एक्चुअल है या एस्टिमेटेड होगी? क्योंकि पूरे साल का डेटा है, इसमें थोड़ा एक्चुअल है। अब इतना गहरा नहीं जाना मेरे को, कितना एक्चुअल कितना है, बस वो एक बार बता दिया मैंने आप। ठीक है, इसके अंदर मैं अपना कुछ प्लस माइनस करूंगा, अपने पीजीबीपी के लॉजिक्स प्लस माइनस करा, और फाइनली मेरी क्या इनकम आ गई? पीजीबीपी एक्चुअल की एस्टिमेटेड? एस्टिमेट, बट फॉर द होल ईयर। लेट सपोज वैल्यू के साथ ही बोलूंगा
कितने रुपए की इनकम है बच्चे? 20 लाख। और कोई हेड में कुछ नहीं, 6 से कुछ नहीं, तो मैं GTI और टोटल इनकम भी अभी कितना बोल रहा हूं? 20 लाख। क्या ये टोटल इनकम एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? सो व्हाट आई मीन टू से इज आई हैव टू कैलकुलेट माय एस्टिमेटेड टोटल इनकम। मैं तो कहानी बना रहा था ले दे के बाद ये टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम। एक्चुअल तो है नहीं, तो किस पे निकलेगा? एस्टिमेटेड टोटल। इस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर क्या मैं एस्टिमेटेड टैक्स निकाल सकता हूं? लेट सपोज 30%। कंपनी है तो 30% लगा दिया मैंने। कितना आ गया बच्चे? 6 लाख रुपए। लेस TDS। और TDS के साथ में लिखिएगा एक्चुअल, एस्टिमेटेड नहीं होगा ये। इन 2 महीने में जितने लोगों ने एक्चुअल काट लिया वो माइनस होगा। ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरा फ्यूचर में सारा TDS कट जाएगा, मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाए। ऐसे नहीं बोल सकता। ध्यान रखिएगा, TDS पे मैंने एस्टिमेटेड लिया कि एक्चुअल? एक्चुअल। और एक्चुअल TDS मान लीजिए कितना कट गया बच्चे? 1 लाख। द बैलेंस इज योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। यू हैव टू पे 15% ऑफ 5 lakhs। जो TDS एक्चुअल वाला है कैसे पता चलता स्टेटमेंट्स होते, सर्टिफिकेट्स होते, TDS होते। मैं तेरा कोई पैसा काट रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं एक्चुअल एक सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, मैंने तेरा पैसा काट लिया और वो है? चीज। मुझे तो पता होता है ना एक्चुअल कितना TDS कटेगा सैलरी से नहीं। ये ना वो हम जो PGBP पढ़ेंगे उसका वो है, कोई आपको लेना देना नहीं, मैंने बहुत डिटेल बता दी। मैंने एक्चुअल कंपनी में जो होता है वो बता दिया। लेकिन मैं तुम्हारा स्टार्ट कहां से कर सकता था? यहां से भी कर सकता था कि तेरी एस्टिमेटेड टोटल इन, कि तूने एक अनुमान लगा दिया बस। ठीक है दोस्त? हाँ दोस्त, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हर बार अपडेट हो। हिसाब से फिर उसका 15% 45%। बिल्कुल आ रहा हूं उस पर। तो आप मुझे बताइए, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 15 जून को हाउ मच यू विल पे? On 15th June 26, what is my advance tax liability? उसका 15% कितना हुआ बच्चे? 75। आई हैव टू पे 75। पहली इंस्टॉलमेंट क्लियर है? एज्यूमिंग एवरीथिंग सेम। अच्छा, यहां तक क्लियर है? पहले अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी बच्चे? 15, सॉरी हाँ 15 सितंबर। और मैं आपको बोल रहा हूं, क्या मेरा एस्टिमेटेड टोटल इनकम सेम रहेगा या बदल सकता है? बदल सकता है। वैसे एग्जैक्ट थोड़ा ना एस्टिमेट जो चल रहा है वो है, क्योंकि एक तो एक्चुअल डेटा थोड़ा ज्यादा भी हो गया। एक्चुअल कितना ले लोगे आप? आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लेना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको एडवांस टैक्स टीम में जाना है तो क्या चल रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। 15/9 को कितने महीने एक्चुअल ले सकते हो आप? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ो, इतना कहाँ रेडीली अवेलेबल हो। अगस्त तक ले लिए, 5 कितने महीने हो गए? और बाकी वो एस्टिमेटेड ले लिया। तो मान के चलिए, अब आपने जब एस्टिमेट वेस्टिमेट लगाया तो कितने रुपए का पूरे साल की इनकम आई? 30। क्यों नहीं हो सकता? और क्या गलत है उसमें? कोई बात नहीं, हमारा एस्टिमेट था, गलत हो गया, वो क्या हो गया उसमें? वी गॉट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें कोई ऐसी इनकम हो गई जो हमने फोर्सी नहीं करी थी। उस पे टैक्स कितना? 30% पूरे साल का, 9 लाख। TDS अब आप और एक्चुअल पे चले गए तो बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, टोटल TDS कितना हो गया एक्चुअल बेसिस पे? 2 लाख। व्हाट इज योर एडवांस टैक्स लायबिलिटी? एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे आया, समझ आ गया? व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट दैट यू विल पे? 15/9 को कितना परसेंट था? किस चीज का निकालू?
ये 7 लाख 3,15,000 करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, तो सुनो एक बार बात, जिन्होंने पकड़ ली बात बहुत अच्छी बात है, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं छोड़ो ना, एडवांस टैक्स लायबिलिटी 5 लाख मानो, 5 लाख का 15 कितना पे करा था तुमने? 75। एक बार बोलता हूं, कितना पे करा था? 75। 5 लाख अगर इतना ही सेम ही होता तो 5 लाख का 45% कितना होता? कैलकुलेट करके बताओ। 2,25,000 अगर मैं यही लिख देता तो फिर 15 दिसंबर को 5 लाख का 75%। डबल काउंटिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली, आपको डबल समझ आ रहा है? जब तुम ये सारे लिख दोगे तो ये तो बहुत ज्यादा जमा हो जाए, तो जो पिछली इंस्टॉलमेंट दी है वो तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट है, ये एज ऑन डेट कॉन्सेप्ट है कि देख भैया 15/9 तक कितना परसेंट जमा होना चाहिए? 45। जितना पहले से हो गया माइनस कर दे तो ताकि 45 तक जमा हो। बोलूंगा उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। 7 लाख का 45%, बट इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो आपने 15/6/26 को पे करा है, तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। और अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट पे ही ना करी होती तो फिर पूरा करते। गवर्नमेंट कह रही है भाई पहले का जो है माइनस कर दे, नहीं करा तो आज 45% जमा करने आ जाओ, क्योंकि आज की डेट तक हर किसी का 45% जमा होना चाहिए। कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अगर जमा हो रखा है रिफंड नहीं करूंगा तेरे को। जैसे हमने पहले 5 लाख पे नहीं भरा, तो जब हम 45% भरेंगे तो 30% 7 लाख और 5 नहीं, अब तू एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। 15/9 को तेरे हिसाब से तेरा अनुमान क्या है? तेरा 7 लाख का टैक्स बनना है, एडवांस टैक्स देना है ना, उसका 45 जमा कर, वो पुरानी बात होगी। और अभी और भी डेवलप होगा इसमें, वो मैं भी बात ही नहीं कर सकता। बिल्कुल लगे, सरकार बोलेगी तुम तो स्मार्ट बन गए, इसका मतलब तुम्हें तो पहली इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे करनी चाहिए थी। क्यों? तुमने कितने एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर करा था तुमने? तुमने 20 लाख एस्टिमेट करा था ना एज्यूमिंग, और अब बढ़ा दिया। ऐसे तो हर इंसान क्या करेगा, स्टार्टिंग में बोलेगा ओहो मेरे को तो सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट है, ओहो मेरा तो एस्टिमेट 1 रुपए का है, अगली इंस्टॉलमेंट और फिर बोलेगा 1 करोड़। ऐसे तो तुम पहली 3 इंस्टॉलमेंट छोटी कर जाओगे। उस टाइम तो देना पड़ेगा, पर 10 महीने तो शॉर्ट में चला दिया, सरकार पे पैसा ही नहीं पहुंचा। तो आपसे ब्याज ले लूंगा मैं, चाहे एस्टिमेटेड है। वो कैसे होगा मैं एकदम आंसर नहीं दे सकता, लेकिन हम उतना एग्जैक्ट घुस जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप। बस अब ये समझो कि अगर तुमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यहां पे अभी जो बात हुई, एडवांस टैक्स 7 लाख पे निकाला, तो सरकार कह रही है इसका मतलब पहले वाला गलत है, पहले वाला भी 7 लाख होना चाहिए था। पर तुम कह रहे हो तो एस्टिमेट है, पर सरकार कह रही है नहीं। तो 7 लाख का 15 कितना बनता है? 1,05,000। 1,05,000। तुमने कितना पे करा? कितना शॉर्ट पे करा? मैं ब्याज ले लूंगा आपसे, मैं आपसे इस पे ब्याज ले लूंगा। मेक्स परफेक्ट सेंस। वरना लोग इनिशियल 3 इंस्टॉलमेंट तक अपना एस्टिमेट सही नहीं निकालेंगे, और आखिरी इंस्टॉलमेंट पे बोलेंगे कि मेरी इनकम हो गई। और उससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली इनफ्लो गवर्नमेंट के पास बस कब आ रहा होगा? मार्च के महीने में। दैट्स नॉट द पर्पस। आप ये चीजें रोके, इसके लिए मुझे आपको ये तो बोलना पड़ेगा ना भाई कि पुरानी इंस्टॉलमेंट भी कायदे से जाए। बताइए, और उसकी वर्किंग देखें पूरी। मुझे बताइए। बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट क्यों पे करना है।
इसलिए पे करना है क्योंकि बीजेपी बोल रही है, और बीजेपी बोलती है तो सवाल नहीं करते फिर। मैं अब आपके लिए बोलता हूँ, चलो फेवर में बात कर। सरकार इतनी बुरी भी नहीं। सरकार में, अब मैं आपके जो सवाल आ रहे हैं मेरे को आगे बोलना, पर मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ। सरकार कह रही है चल तू 15% की जगह 12% जमा कर दे, मैं ब्याज नहीं लगा। एस्टिमेशन है ना, 15 एग्जैक्ट नहीं कर पाए ना, 12 तक तो जमा कर दी, 12%। अब वो मैं यहां नहीं डाल सकता ना कि वर्किंग में, पहले तुम्हारा बेस तो बिल्डिंग कर दूं मैं। समझ रहे? पहले मैं ये वाला बता देता हूँ एक बार, धीरे धीरे। आपके जो ये सारे पॉइंट है ना, सब वैलिड पॉइंट है, सारे 1 घंटे में ओवर हो जाएंगे, सारे वैलिड पॉइंट आ रहे हैं आपके। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 15-12 को क्या होगा बच्चे? अरे सर देखो बेटे, बार बार एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या बदलवाओगे? मान लो सारी वर्किंग के बाद दोबारा 7 लाख। ठीक है, वर्किंग तो निकालनी सीखो पहले। तो 7 लाख का कितना परसेंट? कितना आया? 5 लाख। हाउ मच इज ऑलरेडी पेड? एक आपने 15 जून की इंस्टॉलमेंट पे करी, और एक आपने पे करी 15/9 की। क्लियर है? आखिरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? लेट्स सपोज एडवांस टैक्स लाइबिलिटीज 10 लाख। 10 लाख का, दैट इज 10 लाख, बट हाउ मच इज ऑलरेडी पेड? 75,000। 240, 2,10,000। कितना आ गया? इन सब का टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन रहा। जैसे जैसे, क्योंकि जब तुम मार्च में पहुंचे तो कितनी एक्चुअल डेटा है तुम्हारे पास, समझ रहे हो? हालांकि अभी भी इसको एक्चुअल नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, कहने से 95% तो अचीव कर ही लिया सरकार ने। बताइए, क्लियर है बच्चे? नीचे वाले मैं ना किसी भी उसमें भेज रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा फिर। सर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करो ना, वो चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, इसमें ही है यार व्हाट्सएप पता है चैनल। क्या होता है, टेलीग्राम पे ना अभी इसमें ना कनेक्टेड होता है, मैंने अगर यहाँ से व्हाट्सएप कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैसेज और वो आते ही जाएंगे, तो डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए टेलीग्राम पे डालता हूँ। आपका टेलीग्राम डाउनलोड करने का क्या कारण सर? हाँ लिख रहा है। यार उसमें डायरेक्ट चला जाता है, वो पेंडिंग नहीं होता, हो गया हाथ क्या चला गया। दुष्यंत सर, दुष्यंत सर ने डाला है टेलीग्राम पे। बताइए, लिख लिए बच्चे? क्या कह रहे दोस्त? अभी इसके अंदर नहीं घुसा सकता, पहले तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉलमेंट निकालनी हो जाए, फिर अभी ब्याज की बात हो ही गई, अभी तो बहुत बातें होंगी अभी तो। क्या दोस्त, ये सारा का सारा एडवांस टैक्स पे? एडवांस टैक्स उससे कम नहीं होगा, लेकिन आपका टोटल 47.5%। इसको बढ़ा दे यार, इनकम बढ़ा बढ़ा के जो भी 10 लाख आ रहा है, मैंने वो सेम नहीं रखा ना। इधर आप अमाउंट मत डालो ना, मेन तो हमें इस वर्किंग पे जाना है ना। अब एस्टिमेटेड, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा फिर वो कर दूंगा तो। एक आपको क्वेश्चन दो, सॉल्व करोगे? एक मिनट।
एक और बात सुन लो, इंटरेस्ट की आपकी बहुत देर से मन चल रहा है ना। आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी, दूसरे पे आपकी पहली इंस्टॉलमेंट सवाल हो जाएगा अगर दूसरे पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है ना, यही है ना। सोच के देखो, तुमने 15 जून को जमा कर दी, 15/9 को कर रहे हो और तुम देख रहे हो ओहो ये तो कम इंस्टॉलमेंट जमा कर, ब्याज लगे। फिर तुम 15 दिसंबर में गए, फिर और बढ़ गई, तुम कह रहे ओहो 15/9 भी खराब, 15 जून फिर ब्याज लगे। फिर तुम 15 मार्च में गए और बढ़ गई, तुम कह रहे ओहो पुरानी तीन, कितनी बार ब्याज निकालोगे भाई, और कौन सा सही है। ओहो करते रहे। सही तो तब निकलेगा जब तू रिटर्न भरेगा। सर ये बात रिटर्न वाले पे तुम्हें एक्चुअल पता लगेगा, और वो अब जो तुमने जमा करी वो एस्टिमेटेड दी, पर रिटर्न भरते टाइम तुम देखोगे कि फाइनली मेरा क्या इनकम है एक्चुअल जो मैं जमा करने जा रहा हूं, क्या उसके ऊपर टैक्स है, कितना टीडीएस कट चुका है, और ये था एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्या मैंने इसका 15% जमा करा, नहीं करा तो ब्याज देना, क्या मैंने उससे अगले वाले पे ये बनता था दिया, तो उस तरीके से हो। एग्जैक्टली exactly. और उस टाइम जब रिटर्न भरते हो जो भी ब्याज का अमाउंट है सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है भाई। एक बात बताओ, तुम और अच्छी बात करो तो सुन लो, जब तुम रिटर्न भर रहे हो, सरकार को सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट तो होगा ना कि एडवांस टैक्स निकाल लेगा अब तुम्हारा, क्योंकि तुमने एक्चुअल इनकम दिखाई, टीडीएस एक्चुअल डाल दिया, कुछ पेंडिंग है, वही तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, सिस्टम को भी समझ आ रही है ना। तो सिस्टम को ये कनेक्ट होगा कि इसका 15% 15 जून को होना था, और तुमने सिस्टम को चलान दिया होगा कि तुमने 15 जून को इतना पे करा, क्या सिस्टम अपने आप शॉर्टेज नहीं निकाल सकता, और अपने आप ब्याज भी निकाल के दे देगा। तुम्हें सिर्फ डेटा इनपुट करना है, सब अपने आप निकाल। बताइए, क्लियर है बच्चे। ओके, सो इफ आई से द एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 30 lakhs, फाइनल रिटर्न का हो गया, तो आपके हिसाब से इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट 3 और 4 कितनी बनती है भाई। मैंने तो आपको फाइनल दे दिया भाई, ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी। टोटल तो 30 लाख है, इसी 30 लाख को तो 4 में काट, पहले का बच्चे सीधा बताना, दूसरे का फाइनल अमाउंट। समझ आया। ओके, छा गए बेटे आप सभी बच्चे बहुत अच्छे बच्चे, वी आर प्राउड ऑफ यू। इतना डिसिप्लिन बैच आज तक नहीं आया। बस क्लास के शुरू में क्या बात करी? मैं देर तक गुस्सा नहीं कर पाता, सारी फ्रस्ट्रेशन फिर क्रिकेट पे निकालता हूँ, फिर मैं बहुत रन बजाता हूँ मतलब। है
आज मैं खुशी खुशी आया था, देखा कम बच्चे पूरा मूड ऑफ। सैटरडे अलग ही होता है। अभी जब तुम कंपनी जैसे मतलब कॉर्पोरेट में जाओगे ना भाई, फ्राइडे इवनिंग की वाइब ही चेंज हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे बहुत चिल होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करी आपने? तो द क्वेश्चन इज, क्या 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में भी अगर मैं कोई पेमेंट करूं, इज इट कॉल्ड एडवांस टैक्स? ऐसे समझ मानी तो जाएगी। ये आपकी ड्यू डेट्स है 15/9, 15/12, 15 मार्च, ठीक है दोस्त। मैं कह रहा हूं इस पीरियड में एक बंदे ने पेमेंट करी, इज इट कॉल्ड एडवांस टैक्स? आंसर इज यस। एडवांस टैक्स इज अमाउंट दैट इज पेड इन प्रीवियस ईयर। लिख लीजिए आप इसी के नीचे नोट में, द अमाउंट दैट इज पेड, the amount that is paid by assessee in previous year। असेसी, असेसी होते हैं जो बंदे को, पर्सन को असेसी, टैक्स में असेसेबल होता है तो असेसी बोला जाता है। द अमाउंट दैट इज पेड बाय असेसी इन प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखना, द अमाउंट दैट इज पेड बाय असेसी, द अमाउंट that is paid by assessee in assessment year, in assessment year is called एडवांस टैक्स। होता है जो उसी साल में होता है, और साल खत्म हो गया, मतलब अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें, अभी ये जब साल खत्म होगा तो बच्चे रिटर्न तो मुझे इधर को भरनी है ना, तो असेसमेंट ईयर में भी तो जमा कर सकता हूं ना, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। The amount that is paid by assessee in the assessment year is called self-assessment tax. क्लियर है बच्चे? और मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ भाई, मतलब तुम्हें एक नीचे एक टेबल भी बनाना हो तो, अभी कौन सा साल चल रहा है, एक्चुअल चलाते 31 मार्च 26। आरओआई कब जाएगी बच्चे? कहने से दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज असेसमेंट ईयर। पूरा लिख देता हूं छोटा छोटा। प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं। इस पीरियड में ये जो मार्क्ड है वही पीरियड, जो भी पेमेंट होती है या तो उसको टीडीएस बोला जाता है या तो, सो द अमाउंट, वैसे मैं टीडीएस का रोल हटा ही दूं, हम अब आ चुके हैं इस पे। तो इस पीरियड में आपने जो भी पे करा उसको क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा बच्चे, अगर आप यहां से यहां तक पे कर रहे हैं रिटर्न से पहले, एज्यूमिंग आपने टाइमली भर दी है, तो इसको पे करेंगे तो क्या बोला जाएगा, इफ यू पे, तो उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसका मतलब 15 मार्च के बाद की पेमेंट को क्या मैं एडवांस टैक्स बोल सकता हूं? लेकिन यू आर लेट, तो इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट विल बी लिव। कितना लगेगा वो छोड़िए ना आप, सिर्फ इतना समझो ब्याज लगेगा, ड्यू डेट के बाद जमा करोगे तो ब्याज लगेगा। सर कोई इनकम ऐसी हो गई जो हमने एज्यूम ही नहीं करी थी, तो भी ब्याज लगेगा, 15 मार्च के बाद जमा करोगे तो ब्याज लगेगा। बस अब इतना ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए इसको।
देख लीजिए बच्चे, समझ आ रहा है बच्चे क्या चल रहा है इधर? 15 दिन के बाद अगर 15 दिन को जमा कर दिया और फिर भी तेरे को नहीं करा कर भी दिया, कुछ भी अमाउंट इस पीरियड में अगर तू सरकार को पे कर रहा है, सर्विस कर लियो। लिखिए बच्चे, आपकी स्पीड में ना नॉर्मल लिखना तो अच्छी है राइटिंग देखो। अच्छे भी लिखो यार, अभी तो अच्छा लगेगा। क्लियर हो ये वाला तो सही है। सर को बोला अपने अकाउंट सेट करो। उसको अकॉर्डिंग करके शुरू किया आज भी अकाउंट अकाउंट से भाई आज को छुट्टी करते हैं ऐसे मतलब तो बस सर्विस में कराई दूंगा। ये शुरू करवा दो सर बस वो स्टार्ट होने वाले हैं। जून के अंदर सारे एएस ही होंगे, ब्रांच के बाद अब तुम्हारे एएस स्टार्ट हो जाएंगे। जून में करवा दो जून शुरू होता 12-13 एएस कराने हैं जून में। उनकी वजह रहेगा सर सेम वही वाले 12 टाइम रह जाएगा जून के महीने में होगा। लिखिए बच्चे, ओके। डाउट अभी जब होगे तो ऐसे ही दिखा दो। नहीं जाना है अच्छी करेगी पढ़ा दो यार इससे ये ये वाली अच्छी लगी नहीं? अच्छा, अब ना तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब ये लाइन लिखनी होगी, एडवांस टैक्स प्रोविजंस, एक बार समझ लेना फिर उसके बाद बोलता हूँ। आर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि भाई तुम्हारे ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे इफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 10,000। ध्यान से देखिएगा, अगर डॉट 10,000 एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन हैं, और अगर लेस देन 10,000 है, सरकार कह रही है किस किस को पकड़ेंगे, छोड़ो ना। यानी कि सपोज करो आपकी टोटल इनकम है, मान लो आपके पेरेंट्स की कुछ टोटल इनकम है, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, अमाउंट अभी लिखा नहीं जा रहा है, एक बार समझिएगा। मान लो एडवांस टैक्स की सॉरी टोटल इनकम है 12 लाख, टैक्स है 240 और टीडीएस कट गया 232, कितना एडवांस टैक्स बच रहा है? तो भाई ये तो कम कटा तो 8,000 बनता तो है, बट सरकार ने बोले कि देखो 10,000 से कम है ना,
तो हम लोग आपको नहीं बोलेंगे आप जमा कराओ। आप जब बाद में भी जमा कराएंगे ना सेल्फ असेसमेंट में या कुछ है, तो भी हम आपसे कोई भी ब्याज नहीं लेंगे, क्योंकि एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। यानी कि शॉर्टेज और ये सब इंटरेस्ट का झमेला है ही नहीं। कब नहीं है? अगर .10,000 है या लेस देन 10,000 है, तो एग्जैक्ट लिखिएगा एडवांस टैक्स प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल एडवांस टैक्स लायबिलिटीज लेस देन 10,000। नहीं होता। हाँ, ये वाली लाइन लिख लो और ये फिर ये आपने हाईलाइट करा ना वो लिखने लगा। मेरा ठीक है। तो लिखने भी कर दो। सर ऐसा लग रहा है मेरे को भी पूरे एक्सपर्ट लगाना पड़ेगा। साइड में देख लाइट बंद कर दे करनी है तो। दिख रहा है? भी नहीं दिख रहा? ऐसा लिख लिया है सर। एकदम इसके नीचे वाली जो लाइट है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा मेरा पड़ता आप ठीक है। दो और ये दो और ये। सर वो .10,000 वाली अगर हुए तो फिर टैक्स लग जाएगा। तो एडवांस टैक्स प्रोविजन एक बार लिखना। था। ऐसे कुछ। लिख लिया? अब एक और बात सुनना। आपके हिसाब से एडवांस टैक्स के प्रोविजन सीनियर सिटीजन पे लगने चाहिए? 60 साल से ऊपर एकदम। 60 साल से ऊपर लो नहीं लगने चाहिए, बट सरकार ये कहती है कि हम सीनियर सिटीजन के ऊपर नहीं लगाएंगे, बस उनका बिजनेस नहीं होना चाहिए। इफ somebody is doing बिजनेस, तो भाई वो एक्टिव सीनियर सिटीजन है। एक सीनियर सिटीजन को किराए की इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उन पे ये डालना सही नहीं है। बट अगर वो बंदा बिजनेस कर रहा है तो लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल advanced tax provisions are not applicable if following conditions are satisfied. If following condition is satisfied. सबसे पहली कंडीशन, individual is senior citizen. Individual is senior citizen, and point number B, individual is senior citizen, and point number B, such senior citizen, such ऊपर वाले की जिसकी बात हुई, such senior citizen does not have PGBP income. Such senior citizen does not have PGBP income. So does not have PGBP income. और तो मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है और आपका बिजनेस 6 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस, हालांकि टर्नओवर से कोई मैटर ही नहीं करता। बात इतनी है आप सीनियर सिटीजन है, 70 साल के, और आपका बिजनेस है, क्या आपके ऊपर एडवांस टैक्स प्रोविजन लगेंगे? आप सीनियर सिटीजन है, यू हैव रेंटल इनकम्स ऑफ 6 करोड़, नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई दो ही कंडीशन फुलफिल होने पे नहीं लगता, एक सीनियर और साथ में बिजनेस ना। तो जैसे सीनियर सिटीजन है 60 साल की, अपना हाउस बेच दिया तो उसको नहीं लगेगा। नहीं, बिजनेस अगर बिजनेस है सिर्फ तब लगाऊंगा, अगर नहीं है तो सिर्फ कितना भी अमाउंट हो एडवांस टैक्स का मैं नहीं प्रोविजन।
क्लियर है बच्चे? ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, एक बार एग्जांपल बनाते हैं। सर आपने मुझे ठीक है भाई का इस हाथ में सेकंड वाले से लिखना होगा कि आप इस पे क्लियर करिए। ये सही है कहीं कुछ करके आप नंबर्स दिखवाने लगते हो उधर कहीं कहीं रिटर्न। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान है मिस्टर ए, मेरे आपका नोट के तरीका जो है थोड़ा कैजुअल मतलब कहीं भी कोई तरह नोट मिल जाए एज है 65 years, बच्चे बात मानते हैं फिर सर भूल जाते हैं कहाँ कहाँ लिख दिया पीजीबीपी इनकम 10 lakhs, हाउस प्रॉपर्टी 5 lakhs। और एक और चीज भी बोलता हूं, देखो, और इस बंदे की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 7,000। ओके, वो 7,000, वो जो 10,000 था वो तो जनरल सबके लिए ही था, समझ रहे हो? क्या एडवांस टैक्स प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? यस सर नहीं सर नहीं है। देखो, 10 से कम 10 से अच्छा क्योंकि सीनियर है पर पीजीबी है तो आपको लग रहा है, बट वो पॉइंट भी तो लगाओ कि एडवांस टैक्स का जो अमाउंट है शुड बी, इफ इट इज लेस देन तो नहीं लगाएंगे भाई। ठीक है, तो एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, लिख लेना। वो सारे पॉइंट लिखने के बाद ये केसेस बन रहे हैं ना। एडवांस टैक्स पर मतलब 234 BC, अभी जो इंटरेस्ट इतना पे करना है नहीं देना, आपको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अगर तुमने नहीं दिया तो तेरे ऊपर ब्याज लग जाता है, तो वो पे ही नहीं। टैक्स को जमा कराना पड़ेगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना अगर ये नहीं भी जमा कराता तो उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लग रहा, तो अगर कोई ब्याज नहीं लग रहा तो लोग जमा ही नहीं कराते। 7,000। जैसे दूसरा बनाते हैं, बिल्कुल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए 65 years। क्या हुआ, क्या कह रहे ये वाला एग्जांपल समझा दो आपके तो बिल्कुल अपनी दूसरा एग्जांपल शुरू कर रहे हैं? एक बात बता, सेकंड वाले से बेटर समझाता हूँ, ठीक है? फिर उस पे वापस लेकर आता हूँ। पीजीबीपी है 10 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख, सिर्फ इतना डेटा दिया हो, ठीक है? क्या एडवांस टैक्स प्रोविजन लगेंगे? यस। ठीक है, क्योंकि भाई, अरे आप बोलोगे अरे सर सीनियर है, अरे भाई बिजनेस इनकम है ना उसकी, तो रिलैक्सेशन हट जाती है, यानी कि एडवांस टैक्स प्रोविजन लगेंगे। पर पहले वाले केस में क्या हुआ था भाई, उसका एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 7,000 बनती है, तो जिस बंदे की 10,000 से कम होती है उस पर नहीं लगते हो। समझ आ गया दीपक जी? क्लियर है? हाँ सर हो गया दोनों क्लियर ये बेटे बोला था ना, सेकंड से अपने आप क्लियर हो जाए। मिस्टर ए, आगे भी आता है नहीं नहीं यार, वो 65 years, ओ माय गॉड, हाउस प्रॉपर्टी 30 lakhs, ओ माय गॉड, सैलरी 10 lakhs, ओ माय गॉड, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। छोड़ो ना, आसान एग्जांपल बन गया। पहले पहले जितना लिखा उसके हिसाब से बताना। नहीं लगे, बिकॉज person is individual and he does not have PGBP income. He has satisfied both the condition. Advanced tax provisions are not applicable. Now, if I say that his advanced tax liability is 18 lakhs, नहीं लग रहा भाई, 65 60 साल की उम्र है। सीनियर सिटीजन वाला है ना, अब जो मर्जी हो भाई उसकी एडवांस टैक्स। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कनेक्ट करके आते नहीं, पर आपको समझ तो आना चाहिए क्या? ये अगर नहीं है तो जितना भी अमाउंट है उसका नहीं लगेगा, तो क्या एडवांस टैक्स प्रोविजन लगे? नहीं लगे। कहिए साहब, क्लियर है बच्चा? मैडम, सीनियर सिटीजन और पीजीबीपी इनकम नहीं है तो इसका मतलब वो एडवांस टैक्स से बाहर है। अब उसकी जो मर्जी लायबिलिटी हो एडवांस टैक्स उससे नहीं लिया जाए। स्पेशल केस है कि सीनियर सिटीजन विद नॉन पीजीबीपी इनकम, अब उसका जो भी अमाउंट है उससे नहीं लिया जाए। सर एडवांस टैक्स तो लेंगे लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना असेसमेंट ईयर में लेंगे वो तू देख, देख तू जमा कर दे, तेरे को मन कर रहा है, पर इंसान जमा इसलिए करता है क्योंकि इंटरेस्ट लगता है।
क्योंकि एडवांस तरह ये सवाल हो कि सर नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो ब्याज लग। कौन से सेक्शन में? 234B, 234C। तो मैं सीनियर सिटीजन पे वो नहीं लगा, जमा कर देगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। भाई तो वो असेसमेंट देगा, देना तो पड़ेगा, भाई तो ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, बस एडवांस टैक्स प्रोविजंस नहीं लग रहे, एडवांस टैक्स प्रोविजन। किसी ने बहुत सालों से टैक्स ही नहीं भरा फिर। अगर किसी ने बहुत सालों से टैक्स नहीं भरा, तो अगर मैं आपको बताऊं, उसका उस साल को स्पेसिफिक खोला जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ जोड़ के दे दो, हर साल की अलग असेसमेंट होती। मान ले तू पिछले 4 साल से 1-1 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा, पर तेरा एक ही साल फंसा, तो वो एक ही साल का ही मांगेंगे तेरे से। लेकिन उनको तेरे खाते देखते टाइम अगर पता लग गया कि इसमें भी नहीं है, तो उसका फ्रेश नोटिस दिया जाता है, अब ये साल खोलेंगे, अब वो साल खोलेंगे, ऐसे होता है। समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपके साथ एक्चुअल डेटा पे ला रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है सर से। जितना मैंने अभी लिखवाया वो साथ साथ लिख रहे हैं ना बच्चे? यस सर। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। इंटरेस्ट, INTT इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। नहीं नहीं, अरे सर अब ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट समझिएगा सर जी। 1/4/25, 31 मार्च 26। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 15 जून को कितना परसेंट पे करना होता है? क्या आप बता सकते हैं 15/9 को कितना पे करना होता है? देन 15 दिसंबर एंड 15 मार्च इज 100%। ऐसा ही है ना? एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है 1 लाख। मैं फाइनल आपको बता रहा हूं, ये बंदे ने रिटर्न विटर्न भरी, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आई। कितने रुपए की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है? सर इसने कुछ पे करा क्या? ओ बेटे, इसने पूरे साल में कुछ पे ही नहीं करा। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट जब आई तो लॉजिकली इसको कितना पे करना था? 15,000। इसने पे कितना करा? तो बात ऐसी है, शॉर्टेज कितने किया? तो पहले मैं आपको पहली इंस्टॉलमेंट को पकड़वा रहा हूं। 15/6 की इंस्टॉलमेंट जी आपने पे नहीं करी। 15/6 को ड्यू कितनी बनती थी? 1 लाख का, माइनस जो आप पे करते पर आपने पे। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 15,000 को शॉर्टेज बोल सकता हूं? और अगर ये शॉर्टेज होगी तो मैं आपसे ब्याज लूंगा जितनी भी शॉर्टेज हो। अब आप मुझे बताइए इस पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C 15,000, 1% पर मंथ लगता है, फिक्स्ड है। 1%। कितने महीने का डिले है? वेरी गुड। हालांकि आप में से कोई बच्चा ऐसा ही बोल सकता था, जो वो नेचुरल आंसर भी कहता, बोलते सर वो तो डिले तो 10 महीने का दिख रहा है। पर आप छोड़िए ना, अगली इंस्टॉलमेंट वो एक्यूमुलेट होकर अपने आप गिनती में आ जाए। इंटरेस्ट जो होता है ना बच्चे, पहली इंस्टॉलमेंट का हमेशा 3 महीने का निकलता। इवन अगर तुमने इस दिन पे भी कर दिया ना,
तो भी कोई फायदा नहीं है। अब अगर 15/6 निकल गई तो 3 महीने का ब्याज लग के रहेगा, फिक्स्ड है वो, 3 महीने वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि इंटू 3, यानी कि 3% हो गया बच्चे। 15,000 का 3% बताएंगे, 450 रुपए का ब्याज। तेरा 15/6 को ड्यू कितना? 1 लाख का 15%। तूने पे कितना करा? कुछ भी नहीं करा। कितना कम पे करा? 15,000। शॉर्टेज आ गई। उस शॉर्टेज पे फिक्स लगता है 1%। कितने महीने लगेगा? 3 मंथ्स। वाई 3 मंथ्स? 15/6 से 15/9 का मान लो। भाई जब ड्यू डेट ये है तो इससे पहले का टाइम पीरियड थोड़ा ना गिन रहा हूं। 15 जून से लेके तू कह रहा है सर मैं इस दिन पे कर दूं, अब मत पे कर। गवर्नमेंट चार्ज स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मंथ्स इंटरेस्ट। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पर। 15 सितंबर तेरा ड्यू कितना बनता है? 1 लाख का, because you have paid nothing, so you should have paid 45,000. How much you have paid? What is the shortage? तुम्हारे बच्चों के मन में ये हो सकता है सर कि 15,000 तो पहले का शॉर्टेज, तो 30,000 बोलो आप, क्योंकि पे ही नहीं करा उस। तो शॉर्टेज तो मैं वो निकालूंगा भाई, देख इतने तक बनता था जब तूने कुछ भी पे नहीं करा, तो जीरो ही लिखूंगा ना। शॉर्टेज 450 का ऐड नहीं। नहीं, वो तो इंटरेस्ट है ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाएगा क्या? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं एग्जैक्टली, बट वो नहीं होगा। बट मैं आपको ही कह रहा हूं 1 लाख का 45% आया। आई मीन टू से, समझ आया? ठीक है। 15/9 को 1 लाख का कितना परसेंट होना चाहिए था? 45%। हाउ मच इज पेड? सो व्हाट इज द शॉर्टेज? 45,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 234C का। हाउ मेनी मंथ्स? तो वो जो तुम्हारी ये वाली जो 15,000 की शॉर्टेज थी ना, उस पे पहले 3 महीने लगा, वो उसमें 45 के अंदर घुसा हुआ जिस पे लग गया है ब्याज। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो इतने पीरियड पे 15,000 की शॉर्टेज पे लगा, फिर वो अपने आप 45 में घुस के फिर दोबारा 3 महीने लग गया उस पे, और वो आगे में भी घुस जाएगा और उससे आगे में घुस जाएगा। फाइनल वाले में, हाँ सर, फाइनल वाले में टोटल ये जो तेरा, अब आपका काउंटर क्वेश्चन आ सकता है सर आपने 15,000 पे 3 महीना लगाया। नहीं, 15,000 पे 3 महीने लगा, पर आगे की वर्किंग के अंदर भी तो 15,000 घुस गया ना 45,000 के अंदर। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा कि ये जो शॉर्टेज है सीधी आगे के महीनों की लगा दो। अब समझो, सीधी पूरे पीरियड की लगाई नहीं। मेरी जो भी शॉर्टेज थी, मैंने कितना महीना लगाया, फिर अगर वो अभी तक पे नहीं करा होगा, मेरी वो शॉर्टेज इसमें भी दिख जाएगी अपने आप। फिर 3 महीने, फिर इसके बाद फिर 3 महीने, और आखिरी वाले में 1 महीना। यानी कि 234C का ब्याज चलता है 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 1 महीना, नहीं होता है। 1 महीना फिक्स। अब आप मुझे बताइए 15/12 को क्या होगा बच्चे? हाउ मच इज ड्यू? 1 लाख का हाउ मच पे कितना करा? 75,000। अब आप मुझे बताइए इंटरेस्ट 234C का 75,000 इंटू 1% इंटू 3। 15 मार्च को 1 लाख का पूरा 100% जमा होना चाहिए था। आपने पे करा कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज द शॉर्टेज? 1 लाख रुपए क्या हो गई बच्चे शॉर्टेज? अब इसका मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? 1 लाख के ऊपर 1% फॉर
1 मंथ, 15 मार्च से लेके 31, कोई फ्रैक्शन नहीं चलने वाला, सीधा 1 मंथ। कितना हो गया? मिला के इंटरेस्ट आखिरी दिन तेरा 1 लाख की एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 100% बनता है। ठीक है, तो एक बार कर देता हूँ। 1 लाख के ऊपर 100% बनता है। तूने जमा कितना करा आज तक? कुछ भी नहीं। तो शॉर्टेज सारी की सारी है। वो शॉर्टेज जो है उस पे 1% फॉर 1 मंथ लगेगा, क्योंकि ये 15 मार्च से 31 मार्च का डिले है ना, इससे आगे नहीं जाएगा इंटरेस्ट। 234C का रीजन सिर्फ प्रीवियस ईयर तक है। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम विजुअलाइज कर पाए, क्या मैं कह सकता हूं मैंने 3 महीना ब्याज लगाया, ये 3 महीना लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, और इधर भी लगाया, इससे आगे गया मैं? क्योंकि 234C का एरिया खत्म होता है। इससे आगे का एरिया 234B का होता है। 234C क्यों लगता है? अगर आप इंस्टॉलमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो है। इफ देर इज शॉर्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट अंडर 234C इज लेविड। आप 234C की हेडिंग में लिख भी सकते, मैं लिखवा दूंगा आपको भी। लेकिन बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये एरिया 234C का है और ये एरिया 234B का। हाँ जी सर, वहां पर जैसे कि क्या नाम है, 15/3 को हुआ था ना, मतलब हमारे इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू नहीं, मतलब एडवांस टैक्स लायबिलिटी। हाँ, पे करना था एडवांस टैक्स, ठीक है। लेकिन सर हमारा तो हाफ मंथ की तो हुआ है, 2 मंथ। सरकार ने सीधा वन मंथ करा, 1 मंथ ही फिक्स्ड। पार्ट ऑफ द मंथ जैसे फ्रैक्शन वो कर देते हैं, सरकार ने करा हुआ ये तो कोई बात नहीं, मतलब सरकार कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है। तो आप सोचो, आप सोचो, ये तो कांग्रेस से करा हुआ काम है सारा। मुझे एक उम्मीद जागी थी कि हो सकता है कुछ बीजेपी को जाग रहे। ठीक है, अभी आ रहा है ना भाई, न्यू इनकम टैक्स 25 में। थक गए क्या? इस वाला नहीं नहीं, अभी तो चलेगा ब्रो। 25 आएगा तो 25 ऑलरेडी। सर न्यू टैक्स पर हट गई सब। सेक्शन और वो नाम बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। अरे भाई रिपोर्ट्स आए ये पढ़ के तुमने अबे बोल तो सर से अरे सर आ गया। संजय पानी पिला दे। आपको यहाँ तक समझ आया? 234C की हेडिंग लिखो पहले, इंटरेस्ट फॉर 234C। हेडिंग नहीं लिखवाई थी ना मैंने, पहले समझा दिया, अब हेडिंग लिख लो। लिख लिया था 234C आपने लिखा, इसके आगे लाइन छोटी हुई है आपकी, मैंने छोड़ी हुई है तो आपने कैसे नहीं छोड़ी हुई? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ओ माय गॉड, क्या आपको समझ आई बात सारी? अगर मैं इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, आप निकाल पाएंगे? मैं कुछ कुछ पैसा जमा करा देता, अगर पहले ही अलग कराने से जरूरी था, ताकि आपको टाइम पीरियड दिखे कि हाँ भाई वो 3 महीने आ गए तो आगे गया तो अलग। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यही क्वेश्चन है, सर इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। नोट नहीं करा अभी? नहीं सर, मेरे को आप पे भरोसा नहीं है ना, आप किसी भी डिपॉजिट को मेल करोगे पास हो सकती है ना, तो भाई लिखना भाई मैंने क्या भाई देखा है सब पर लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चे ये आपके। जो कि बोर्ड के बराबर, जो कि बहुत बहुत जूम करके देखने पड़ेंगे। वो तो है भाई, बारीकी से देखना पड़ता है भाई।
तो एक सही भाई उसके ऊपर रिएक्शन ध्यान से देखिए 4x है। ये अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये बंदे ने कुछ इंस्टॉलमेंट पे करी थी सर, इसने इधर 10,000 जमा करे थे, फिर इसने यहां भी 10,000 जमा करे, यहां भी करे, यहां भी करे। वो माइनस करिए जो अमाउंट बचेगा उस पर हम इंटरेस्ट लगा देंगे, सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल। सॉल्व करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट पे बनता कितना था, 15 पे कितना करा, 10 तो शॉर्ट कितना होगा, 5,000 पे 1% 3 मंथ्स बना दीजिए पहले। इंटरेस्ट नंबर 1 हर बार पे करा तो टोटल 40,000 जमा हुआ है। सर टैक्स कब तक होगा? और अभी है 30-40 मिनट्स है अभी। अकाउंट्स नहीं होगा सर आज? अकाउंट्स भी होगी, टेस्ट भी होगा। आप पूछ ही तो रहे हो ना, मतलब सब कुछ हाँ लेट भी होगा। हाँ टाइम गलत है, मैं तो एग्री कर रहा हूँ आपकी सारी बात। ये रिव्यू में डालना है, गलत टाइमिंग देते हैं। ये नहीं बोल सकता, हाँ ये भी डाल दो। सर जो जो अपनी बातें बोली मैं सारी रिव्यू में लिखूंगा, ये भी होता है, ये भी होता है। क्या क्या सर रिव्यू नहीं करते, सर रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू रिव्यू डिलीट, शादी की पार्टी भी कुछ निकाल रखा है। हाँ तूने डाला था ना वो। बस एक ही प्रॉब्लम है, शादी की पार्टी नहीं मिली। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे बच्चे। सर का तो बर्थडे भी आ रहा है सर। अकाउंट्स पीछे तो नहीं है, बस हाँ ये है कि 2 दिन नहीं हुई, पर वैसे ऑन ट्रैक तो ओवरऑल है। इसलिए इसलिए लेना ही चाहता हूँ ना, कि इस हफ्ते नहीं तो तुम्हारी एक ही क्लास हुई फिर। ये एडवांस टैक्स इतना ही रखे। नहीं सर ये करा दो वरना फिर यार ये वाला ना खत्म होगा। देख पता है क्या है, 3 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, 3 से 4 अकाउंट्स कर लेंगे, एक ही घंटे का करना अकाउंट, जितना मेरे को कराना है वो, अगली क्लास में ब्रांच पूरा खत्म। बहुत इजी टेस्ट बना है। सर टैक्स पढ़ा लो, अकाउंट्स अगर 1 घंटे की बची तो फिर आप एक बार को चलो एक बार इसको, शादी की पार्टी लेने के लिए आप बोलते हो ना, आप बोलते टेस्ट इजी है, आपकी बात पे भरोसा नहीं होगा सर। नहीं ऐसा थोड़ा ना। हाँ मैं बहुत ही भरोसेमंद इंसान हूँ भाई। हाँ सर पहली बात इंस्टीट्यूट आ गए नहीं आप मैंने वो डाल दिखा दो हमें। कि ये क्या है, 2:30 तक ये खत्म हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, फिर 1 घंटा अकाउंट्स करा दूंगा, पुश मिल जाएगा ना, अगली क्लास से ब्रांच खत्म हो जाएगा। हाँ तो सारी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 बच्चे, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 का अगर मैं बोलूं, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 20,000 माइनस करेंगे सॉल्व करना 1 लाख का 45%, इसमें से सर 20 हाउ मच इज ऑलरेडी पेड, 20,000, 10 पहले का, 10 इसका शॉर्टेज कितनी हो गई, 25,000, 1% फॉर 3। ऐसा नहीं था, ऐसे हमने 15 से 10,000 पे कर दिया था, 10,000 से करके 90,000 का सर 15 से तो 10,000 पे करे, 45,000 माइनस 20,000 तो हो रहा है। जो जो तूने पे करा, अब इतना टाइम जब तेरा शॉर्ट का मैंने ब्याज लगा दिया, अब जो तूने पेमेंट तेरी ले तो ली मैंने, आगे के पीरियड में थोड़ा जा रहा है उसका ब्याज, जो तू पे कर रहा है अकाउंट से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं मतलब ऐसा तो कोई होगी नहीं। 4,050 मेरा 4,050 1,000 3,000 में 100 क्या बोलते हैं ये इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ रे। 750
ऐसे ही बनाया ना? सर 250 है सर। भाई अमाउंट कैलकुलेट कर लेना भाई। हाँ पहला पहला 150 है, दूसरा 750, फिर 1350, फिर 600। हाँ जल्दी काम करेगा मैं, कैसे धीरे धीरे काम करो। ये बन गया बेटे सारा, कैलकुलेट खुद कर लेना। लिख के करना पड़ेगा, लिखना भाई, ये लिखा ना भाई, ये देखो, ये लिखा तो नहीं आ रहा भाई, कितने टोटल बता, एक एक इंस्टॉलमेंट का बता कितना है। पहले का आ रहा है 150। मैं तो लिख दिया, मेरे को नहीं पता। पहले का 150, पहले का 150, दूसरे का 750। 150 नहीं है रे, 750 आ रहा है थे। सर कैसे आ रहा है? पहले का साढ़े नहीं, आप बताओ, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं दिमाग लगा रहा। 150 आ रहा है, ठीक है ठीक है। दूसरे वाले का 750, दूसरे का 750, दूसरे का फिर 1350, 1350, फिर तीसरे का 600 है, टोटल आ रहा है 2750। अरे 250। हाँ भाई 2850। ब्रेक दे दो, क्या है इतने में थोड़ी ज्यादा? भूख लगी ये तो कोई बिल्कुल भी लॉजिकल रीजन नहीं। वो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है तो। मैंने एक पूरी क्या कह रहा नहीं, मतलब एग्स और ब्रेड बटर, हाई प्रोटीन। अब बच्चे चाय पी कर आए हो? ओहो। मैं फिर ऑर्डर कर देता हूँ कुछ यार। क्या खाएंगे सही बच्चे? आप लोग कहते हो नहीं नहीं यार, जरा सा रह गया बस। पूरा खत्म करोगे ना भाई साहब, तुम्हें लगेगा क्या बढ़िया कंट्रोल चल रहा है, समझ रहे हो? इसका अलग ही बात। सर आज अकाउंट्स में क्या कराओगे? ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है ये अभी कैसे बताऊं एडवांस टैक्स के चैप्टर में? पहले ये बताओ। ओ माय गॉड, आपके सामने आ रहा है। अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुमने पीजीबीपी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको बताता हूँ जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनको सरकार कहती है कि तू ना अपनी सेल कॉस्ट डेप्रिसिएशन मत निकाल, सीधा टर्नओवर बता, उसका एक अमाउंट सीधा टैक्स निकाल दे। एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जितने भी जूस वाले भैया हैं या ये चाइनीज वैन है, आपके हिसाब से आप इधर जाओगे तो क्या वो अपनी इनकम पीजीबीपी के हिसाब से निकाल रहा होगा? तुम बोलोगे भैया पीजीबीपी हेड पता है क्या है, तो वो बता पाएगा आपको। ठीक है, मुझे बताइए, क्या जो जूस वाले भैया हैं, अगर चाहे उधर ओनर बैठा है, क्या उसको समझ आता है कि पीजीबीपी क्या होता है? पांचों हेड्स का टोटल जीटी है। मान लो तुमको भूख लग रही है, तुम जा रहे हो, ठीक है, और आपने बोला कि ये तो सेल ऑफ गुड्स है, इससे आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स कैसे जमा होगा? टीडीएस, तुमने बोला मैं टीडीएस डिडक्ट कर लेता हूँ। ये सारी बातें उसे समझ आ रही है क्या? पॉइंट ये है कि भारत देश में बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना एक्चुअल डेटा पे टैक्स जमा करें। ठीक है, तो सरकार ने बोला है कि इन लोगों को बोला जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव मतलब टर्नओवर तो पता होता है उनको। तुम आज चाइनीज वैन वाले से पूछोगे भाई आज की सेल कितने की है, उसे पता होगा नहीं पता होगा?
सरकार कहती है जो सेल करी ना तूने, इसका 8% तेरी इनकम, इनकम यानी कि अगर उसने 100 रुपए की प्लेट बेची तो उसने कितना कमाया, 8, और उस 8 रुपए पे टैक्स लगा। इज इट पॉसिबल फॉर दीज कैटेगरी ऑफ पीपल टू डिपॉजिट एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट? इन लोगों से एडवांस टैक्स जमा हो पाएगा? सरकार ने बोला तो सुनिए ना, असेसी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 44 AD या 44 ADA। ये क्या होता है, आपके ब्लड में चला जाएगा पीजीबीपी, अभी सिर्फ नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोला जाता है। इसमें एडवांस टैक्स की सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पड़ेगी इन पर। 15 जून की इनके ऊपर नहीं है, 15/9 की नहीं है, 15 दिसंबर की नहीं है, ओनली 100% ऑफ द एडवांस। और इसके अलावा जो बाकी एसएससी हो गए, 15 जून, 15/9, ये सारी चीजें मुझे बताइए, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर दीजिए। ड्यू डेट्स के अंदर अपडेशन हो गई आपकी। एक 44A ही होता है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे और रिवाइज करोगे तो तुम यहाँ ढूंढोगे 44A, और तब तुम्हें नहीं मिलेगा, नए नाम से होगा। रिवीजन रिवीजन करना सब पढ़ के आता है, फिर कहता है रिवीजन करना। सर को टेस्ट ये वाला तो यहाँ से ना एसएससी देखिए गई है सारी चीजें। 15, 45, 75, 100, यहाँ पे बस ये लिख लेना 44A, क्योंकि आप इसको ढूंढोगे तब आपको नहीं मिलेगा तो आप परेशान होगे, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आप कॉल कर सकते हो, कॉल करना आपका अधिकार है, उठाना ना उठाना मेरा अधिकार। बहुत पढ़ेंगे बेटे आज, 7 बजा देंगे आज पढ़ते पढ़ते। मेरा तो मन था सैलरी भी एक बार पूरा रिवाइज कराऊं, मैं टाइप कर दिया था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं कोर्स करा देता हूँ। हाँ। और इसके बाद अगली लाइन पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी लिखिए इमरान जी। सर जरा इस दीपक के नोट देखा है सर देख लीजिए नोट्स देख लो सर, एक बार नोट जी घर जाके लिखता है अच्छी हैंडराइटिंग में। सर मैं सर नोट्स पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी चाहिए, जब बाद में पढ़ने का मन करता है। क्या करना है मैडम? मेरे नोट्स कंप्लीट है सर, मैं देख रखे हैं इसको सब कुछ रीड रहते हैं, मैं मेरे नोट्स सब है क्यों भाई, पढ़ने के लिए मेहनत नहीं कर सकता तो कैसी बातें कर रहा है। और भाई मेहनत से भागोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, मेहनत से भागो नहीं मतलब डबल मेहनत करो भाई, कर सकते हो भाई डबल मेहनत। रिवीजन नहीं होगा जब तक लिखेगा उसको तो बात भाई, तो लिखने में रिवीजन ऐसे पढ़ के रिवीजन कर नहीं भाई, टाइम बचेगा। हाँ जी भाई तो समझ आ रहा है। नीचे जो लिखा है बच्चे रीड कर पा रहे हैं? लोग बातें कर रहा है। मैं बोलूं क्या? इफ द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पूरा डिक्टेट करूं, टेलीग्राम पे भेज दूं कैसे चलो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सारे बच्चे उसी पे है ना। इफ द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट of any installment of advance tax of any installment if the last date of payment of any installment of advance tax is a day on which सर receiving bank is closed, जैसे सर दूसरे 15 जून को अगर बंद हो रखा है
The assessee can make a payment on next working day. इसके इंटरेस्ट Interest will not be, बोल देता हूं एक बार. अच्छी की बात क्या बोल रहे सर The assessee can make the payment on next working day. Full stop. Interest will not be charged. Interest will not be charged. Receiving bank is closed. तो भाई एक बात बताओ, अगर ड्यू डेट वाले दिन बैंक हॉलीडे है और मेरे को मतलब 15 जून की जगह मैं 16 जून को दे रहा हूँ, तो क्या इंटरेस्ट लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए. नहीं लगता सर. बैंक से अगर क्लोज है तो मैं कैसे पेमेंट करूँ? ठीक है. अगला अगर आप देखेंगे, एक बार मैं रीड करता हूँ. अभी रीड कर पा रहे बच्चे वाला? अच्छा. ऑल्दो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, मैं नेक्स्ट पॉइंट रीड कर रहा हूँ एक बार. ऑल्दो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15th मार्च. कहने से 15 मार्च होती है लास्ट डेट. ठीक है, ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल. बट एनी अमाउंट पेड एज एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31st शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड फॉर दैट ईयर. ये तो हमने वो उसमें टेबल में बना लिया ना. इंटरेस्ट हाँ ठीक है, उसके ब्रैकेट में. बट इंटरेस्ट वुड बी levied if paid between 16 March till. कोई दिक्कत यहाँ तक? इस बात पे जरूरत इसको भी लिख लो, वैसे तो सही है. जरूरत क्या है मैं टेलीग्राम पे भेज दिया, भेज दूंगा इसमें फाइनल जो ये वाला. बोल दो ना हाँ बोल दे. ऑल्दो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, although the last date of payment of advance tax is 15th March, although the last date of payment of advance tax is 15th March of relevant financial year, comma, but any amount paid 15th March of relevant financial year, but any amount paid as advance tax on or before 31st March, any amount paid, सिर्फ ऐसे any amount paid आना चाहिए था on or before 31st March. आपने क्या लिखा है? any amount paid as advance tax. सिर्फ लिखेगा any amount paid on or before 31st March, on or before 31st March shall be treated as advance tax paid for that financial year, shall be treated as advance tax paid for that financial year. हो गया बच्चे? और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा interest would be levied if paid between 16th March till 31st March. 16th March till 31st. क्लियर है बच्चे? आज के लिए मेरे हिसाब से इतना रखते हैं भी, क्योंकि 1 घंटे का बच रहा है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो एडवांस टैक्स का इतना रखते हैं बच्चे. आपने कुछ इसमें कोई ऐसा होमवर्क कोई सॉल्व नहीं करना, पर जो जो एग्जांपल मैं ही बना रहा हूँ वही वाले देखने. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हमारा ये आराम से खत्म हो जाएगा. और अब हम कितने बजे स्टार्ट करेंगे? 2:30 आ जाओ. आई थिंक जल्दी फ्री हो जाओगे. 3:30. ठीक है, चलो 2:45 स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चे? नहीं मैं तो इधर ही
आप बोलो तो अभी स्टार्ट कर दो, बोलो अभी बोलो। चलो ठीक है, अभी सब बच्चे ब्रांच पढ़ लेंगे अभी। चलो सर चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 बहुत।